नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लास 24 आरएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने अपना एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जो भी आप क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, जो भी 5 डे वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करने के लिए आपकी टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी। तो उसी टेस्ट सीरीज के क्रम में हिस्ट्री के मॉक टेस्ट जो अभी अभी रिसेंटली आपने दिया है सैटरडे को, तो उसके इतिहास विषय में आए हुए जो सवाल हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था, मैंने बताया था कि कुछ संधियां और उनके जो वर्ष हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में एक साइड में आपकी संधियां दी गई हैं कि इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि, और आपको सुमेलित करना है। क्या करना है कि देखना है कि इसके सामने लिखा हुआ जो वर्ष है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये एक अच्छा सवाल था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने बढ़िया से सॉल्व किया होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या है, मंगलौर की संधि 1784 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? तो एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि देखिए आप टेस्ट पेपर देते हैं तो टेस्ट पेपर देना एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन यदि आपसे कहीं गलती हुई हो तो उसको सुधार करना भी बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है कि जो हम पढ़ें उसको टेस्ट दें, टेस्ट देने के बाद में उसके सॉल्यूशंस को हम वापस देखें। तो यदि कोई चीज छूट भी गई हो ना, तो वो वापस से हमारी मेमोरी के अंदर चली जाए। और ये जो भी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी एग्जाम के अंदर पूछे गए और वापस पूछने की इनकी संभावना है। ठीक है, इसी वजह से हम ये क्वेश्चंस देते हैं। तो इनका कुछ बैकग्राउंड भी हम साथ के साथ में डिस्कस करते जाएंगे। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं इन संधियों के बारे में कि सबसे पहले यदि मैं बात करूं इलाहाबाद की संधि के बारे में, याद आ रहा है इलाहाबाद की संधि के बारे में? देखिए, इलाहाबाद की संधि का जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है इलाहाबाद की संधि का, वो क्या था? वो था अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? इलाहाबाद की संधि हुई है अगस्त 1765 के अंदर। अच्छा, याद दिलाते हैं कि ये संधि किस किस के बीच हुई। तो याद आ रहा होगा, अवध अवध का नवाब कौन है? अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। कौन है अवध का नवाब? शुजा-उद-दौला। ठीक है, इसके अलावा मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इसके साथ में यहां पर कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके बीच में क्या होती है? ये संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। आगे समझ में? और याद दिला देते हैं कि अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, इसको संधि के अंदर कारा और इलाहाबाद के अपने किले, इलाहाबाद के किले इसे क्या करने पड़ते हैं? मुगल बादशाह के नाम करने पड़ते हैं। आ रही बात समझ में? इसके अलावा शुजा-उद-दौला को क्या करना पड़ता है? युद्ध की क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ती है। और याद आ रहा है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एक एग्रीमेंट करना पड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कि यदि आप कोई युद्ध लड़ते हो तो उसमें साथ देना पड़ेगा अवध को। ठीक है, तो यहां से क्या किया गया था? अवध को एक बफर स्टेट बनाया था। यहां से क्या बनाया था? अवध को बफर स्टेट बनाया था। क्लियर है बात? इसी के अलावा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि के अंदर क्या शर्त ली गई थी कि शाह आलम द्वितीय को बंदी बना दिया गया था। किसमें? इलाहाबाद के किले में बंदी बना दिया गया था शाह आलम द्वितीय को, कि भैया यहां से बाहर नहीं जाना है आपको, किले को छोड़ के यहां से बाहर नहीं जाओगे, इसके बदले में आपको क्या दी जाएगी? पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। सही है बात? क्या क्या चीज हो गई? ये सारी बातें हो गई। अच्छा, तो फाइनली याद आ रहा है आपको कि रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है? कि रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि करने के कारण क्या कहा जाता है? कि ये इसकी संधि क्या थी? मास्टर स्ट्रोक साबित हुई।
ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि 1700 अगस्त 1765 के अंदर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई है। चलो तो अपन क्वेश्चन में देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1782 बता रहे हैं यहाँ तो सही है क्या? नहीं है, चलो गलत हो गया। चलिए, इसके बाद में मैंगलोर की संधि 1784 बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, यदि बात करूं मैंगलोर की संधि की, तो मंगलोर की संधि का संबंध किससे है? भाई मंगलोर की संधि याद आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, हमने सारे युद्धों के बारे में पढ़ा है, तो मंगलोर की संधि याद आते ही सबसे पहले याद आना चाहिए आपको सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या याद आना चाहिए? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से संबंध है मंगलोर की संधि का। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड एंग्लो मैसूर का आपको टाइम पीरियड पता होगा कि 1780 से 1784 में ये युद्ध हुआ था, और फाइनली 1784 में क्या होती है? मंगलोर की संधि होती है। मंगलोर की संधि या मंगलोर की ट्रीटी कब होती है? तो मंगलोर की संधि होती है 1784 में। क्लियर हो गई बात यहां से कि मंगलोर की संधि का संबंध है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से। कभी ये क्वेश्चन फिर से आ जाए तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि क्या सही है। यहां से आंसर हमें पता चल गया है कि मंगलोर की संधि 1784। अच्छा, इसके बाद में सालबाई की संधि का रिलेशन किससे? कुछ याद आ रहा है? सालबाई की संधि के बारे में भी हमने पढ़ा था। चलिए इसको भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सालबाई की संधि 1769 में नहीं होती है। यदि याद करो तो सालबाई की संधि का संबंध किससे है? इसका संबंध है फर्स्ट एंग्लो, सालबाई की संधि है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। हमने देखी थी सारी चीजें। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से संबंध था सालबाई की संधि का। इसको क्या भी कहा जाता है? इसको कहा जाता है पुरंदर की संधि। इसको और क्या नाम से जाना जाता है? पुरंदर की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि 1782 के अंदर। क्लियर है बात? सालबाई की संधि का टाइम पीरियड 1769 नहीं है, 1782 है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मैचिंग नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे मद्रास की संधि। देखो, इनको रिवाइज करने के पीछे उद्देश्य यही है कि ऑप्शंस भी पता होंगे तो कभी ये सामने आए तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलो मद्रास की संधि। मद्रास की संधि बहुत जी कई बार हमने देखी है। तो मद्रास की संधि के बारे में यदि बात करें तो जैसे ही संधि आई तो इसके युद्ध का नाम सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए। तो मद्रास की संधि की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले याद आना चाहिए आपको फर्स्ट एंग्लो और मैसूर वॉर। कौन सा? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपको याद आना चाहिए। और ध्यान है इसका टाइम पीरियड, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 1769, और फाइनली 1769 में कौन सी संधि होती है? ये होती है मद्रास की संधि। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हमारा क्लियर हो गया कि मंगलोर की संधि ही 1784 में होती है, बाकी की टाइम पीरियड अलग अलग हैं, गलत हैं। और इन चीजों को हमने यहां पर फिर से डिस्कस करके समझ लिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो, इसके अंदर हमसे पूछा था कुछ घटनाओं पर आपको विचार करना है और इनके कालक्रम को देखना है कि कौन सी घटना पहले हो रही है, कौन सी घटना बाद में हो रही है। तो बड़ा अच्छा सवाल था ये। देखो, ऑप्शन में सबसे पहले दिया है क्लाइव का पुनः भारत आगमन। नोट करना, पूछा क्या है? फिर से भारत आना। चलिए, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि, इसके बाद में बक्सर का युद्ध, और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। यदि आपको सारी घटनाओं के सन ईयर पता है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इनके यहां पर ईयर होंगे जिससे ये सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो देखिए, क्लाइव का एक एक करके मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इलाहाबाद की संधि, अभी देखी थी। देखो, क्रोनोलॉजिकल चलेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने खूब पढ़ा है कि बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। क्लियर है बात? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक है,
इसके बाद में आपको घटना याद होगी कि रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाता है कि भैया आओ और ये जो नवाब है इनके साथ में संधि करो। हमें संधि करना नहीं आता, युद्ध जीतना था, वो हमने जीत लिया हेक्टर मुनरो ने, लेकिन संधि करने के लिए कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत आगमन ये कब होता है? ये होता है जनवरी 1765 में। ठीक बात है। चलिए, इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया ही किस वजह से था? इसको बुलाया था कि आओ संधि करें। तो कौन सी संधि की? अभी क्वेश्चन देखा था, मास्टर स्ट्रोक दैट इज डन बाय रॉबर्ट क्लाइव, और मास्टर स्ट्रोक में करता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि इलाहाबाद की संधि कब हो रही है? ये हो रही है देखो अगस्त 1765 में। यदि ढंग से चीजों के बारे में, कंसेप्ट के बारे में नहीं पता ना, तो यहां गलती हो जाएगी। लेकिन वो जो हमने स्टोरी पढ़ी तो हमें अपने आप दिमाग में आता है कि भाई पहले क्लाइव आया ही किस वजह से? उसका काम ही यही था कि आके आपको संधि करनी है। तो आके कौन सी संधि करता है? इलाहाबाद की संधि करता है, और फाइनली वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बना दिया जाता है 1772 में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर बना दिया जाता है। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3124। ठीक है, ये हमने उसी क्रोनोलॉजी के अंदर लिखे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कौन सा ईयर था और क्या घटनाक्रम था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। थोड़ा सा वो नीचे हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है इसके अंदर। देखिए, देख लेते हैं एक बार। निम्न में से किसने, देखो निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था कि किसने बंगाल के अंदर ड्यूल सिस्टम को समाप्त किया था। तो ऑप्शंस क्या हैं? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको याद आ जानी चाहिए बात, बहुत सिंपल सवाल था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग को। इससे पहले जब 1772 में उसको गवर्नर बनाया गया था, तो आते ही सबसे पहला काम क्या करता है कि बंगाल में ये जो ड्यूल सिस्टम चल रहा है इसको हटाओ, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना उनको रिजोल्व करो। तो वॉरेन हेस्टिंग आके बंगाल से ड्यूल सिस्टम को एबोलाइज कर देगा, हटा देगा। अच्छा, बंगाल में ड्यूल सिस्टम को लगाने वाला कौन है? लगाने वाला याद आए तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इजी सवाल था। चलिए, अगला सवाल पूछा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? अभी बता दिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, देखने में बहुत इजी सवाल है, लेकिन यदि पढ़ने में थोड़ी सी चूक कर गए ना तो घूम जाओगे। यही इस सवाल का लॉजिक था, चेक करना था कि ढंग से पेपर को पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। समझ में आई बात? तो यहां पर यदि देखो, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब कई लोग सोच रहे होंगे हमने तो ये आंसर में लॉर्ड हेस्टिंग कर दिया भैया। अरे भैया, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है और वॉरेन हेस्टिंग अलग है। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है। ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया ऑप्शन था। ठीक है, तो यदि लॉर्ड हेस्टिंग कर जाओगे तो गलत हो जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहां बेसिकली बंगाल से ये पूछा गया है। ठीक है, बंगाल से पूछा गया है। चलो, तो ये वाला सवाल क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका संबंध है युद्धों से और संधियों से। मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई भी युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो उसकी संधियों के बारे में पूछ लेगा
या फिर उनके वर्ष को कहीं ना कहीं मैच करा लेगा, क्रोनोलॉजी पूछेगा। तो एक तरफ आपको युद्ध दिए गए हैं कि कौन कौन से युद्ध हैं और इनकी संधियां पूछी गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्लास में बात डिस्कस करी है कि कौन से युद्ध के लिए कौन सी संधि है। आ रही है बात समझ में? चलो अब देख लेते हैं साहब यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सी संधि हुई बता दो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद पहला आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखो इस तरह का सवाल आए ना तो एक बार तो ये अपने दिमाग में क्लियर कर लिया करो क्या पूछ रहा है। आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा, सेकंड और थर्ड, ठीक है, दोनों चीजें पूछ ली। एंग्लो मैसूर युद्ध सेकंड एज वेल एज थर्ड। अच्छा, आंग्ल मराठा युद्ध भी पूछा है, लेकिन कौन सा पूछा है? पहला पूछा है और दूसरा पूछा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ? भाई अब गलत नहीं होना चाहिए था ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ये बातें बताई गई हैं क्लास में। चलो अब यदि मैं बात करूं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टाइम पीरियड याद आ रहा है? दूसरे वाले का टाइम पीरियड है भैया 1780 से लेकर 1784 ईस्वी, 1780 से 1784 ईस्वी। और कौन सी यहाँ पर संधि होती है? मैं यहाँ लिख देता हूं, सी ऑप्शन सही है, मंगलौर की संधि होती है। ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में खूब पढ़ा है हमने, मंगलौर की संधि होती है। अच्छा अब आ जाओ पहले आंग्ल मराठा युद्ध पर। हमने मराठों के युद्ध के बारे में भी डिस्कशन किया है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कहां हुआ। तो देखो 1775 से लेकर 1775 से 1782 में ये युद्ध होता है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। और थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें होती है सालबाई की संधि। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछी जा रही है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया आपका, यहां पर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर है बात? अच्छा इसके बाद में पूछा, एक बार ये देख लेते हैं, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। भाई पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, सालबाई की संधि। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में जो आंग्ल मराठा युद्ध है, कौन सा? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1782 में ये फिनिश हो गया था। उसके बाद में 1803 से लेकर के और 1806 तक ये युद्ध लड़ा गया। और आपको याद आना चाहिए बसई की संधि या फिर बसीन की संधि इसके अंदर की गई थी। ठीक बात है? तो यहां पर बसीन की संधि या बसई की संधि ये हो जाएगी। और इसके बाद बच गया ए ऑप्शन। बार बार हमने याद किया था कि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, बार बार हमने देखा है। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय चल रहा था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इस समय चल रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कंसेप्ट आपको बता दिया, पूरी चीज आपको क्लियर कर दी है। अच्छा सवाल था, ध्यान रखेंगे इस तरह के सवाल आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? अच्छा सवाल है, हमने पढ़ा है क्लास में बहुत अच्छे से। कौन कौन है ऑप्शन में? जॉर्ज बार्लो, जॉन शोर, जॉन एडम्स और विलियम जोन्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जो सवाल है ना बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका संस्थापक पूछ लिया है, संस्थापक का नाम है विलियम जोन्स। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां पर करी गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। कहां पे की गई थी? कलकत्ता में। और इसका ईयर कभी भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1784 ईस्वी में स्थापना होती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ठीक है, इसका काम याद आ रहा है कि जो लिटरेचर है, इंडियन जो लिटरेचर है उसको अनुवाद करना है, लैंग्वेज में उसको क्या है चेंज करना है, जिससे ब्रिटिशर्स हमारे भारत के नियम कायदों को समझ सकें। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्वेश्चन हो गया, इजी। अच्छा इसके बाद में जो सवाल पूछा गया है वो है आपका कि रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे हैं जो किसी न किसी अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, इसीलिए हमने यहाँ पुटअप किया है।
ठीक है, तो रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन भी क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। हमने पढ़ा था कि ऐसी तकनीक जिससे अपने दुश्मन देश को अपने जो मित्र हैं उनसे घेर दिया जाए। समझ में आए? एक रिंग की तरह फेंसिंग करने की बात की जा रही है कि जो दुश्मन है वो हमला करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि आसपास ये जो दुश्मन है ये जिस पे अटैक करना चाहता है, यहां तो सारे उसके फ्रेंड बैठे हुए हैं जो इसकी ताक में बैठे हैं, तो ये अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो रिंग फेंस की नीति किसने चालू करी? वॉरेन हेस्टिंग ने। आई होप ये क्वेश्चन सही हुए होंगे आपके। लास्ट सवाल था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष कब हुआ? स्थापना वर्ष पूछा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि बार बार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का सवाल बनता है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? याद आ रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट याद है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। देखो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में, तो इसी के एक्ट के अंदर बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, कलकत्ता के व्यक्तियों को न्याय देने के लिए, और वो की गई थी 1774 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन में सबसे पहले देखो 1772, 1773, 1774 आते ही सी और डी ऑप्शन पे आप जा सकते हो। इसके अलावा आपको पता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कितनी बार हम याद करेंगे? 1784 में की गई। तो ऑप्शन क्या है आपके सामने? 1774 और 1784। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है बात? तो इस प्रकार जो हमने टेस्ट दिया उसके सॉल्यूशन आपके सामने है। तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आपकी जो गलती हुई है ना टेस्ट में, कि अपना थॉट प्रोसेस क्या था, उस समय मैं इस ऑप्शन के बारे में क्या याद नहीं कर पा रहा था, क्या चीज मेरे से मिसिंग हो रही थी, तो उन छोटे छोटे जो फैक्ट्स है ना उनको निकालो। ठीक है, तब जाके इस जो अपन ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना इसका रिलेवेंस निकलेगा, और बिल्कुल यकीन मानना कि बहुत मदद मिलेगी इन सब चीजों से आपको। ठीक है, तो रिवाइज करना अच्छे से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए टीम से। ठीक है, थैंक यू सो मच।